रीबर्थ ऑफ मैड मैरिज एपिसोड 7। नैना के मन में सवाल घूमने लगे। तभी काव्या ने उसे दिलासा देते हुए कहा, डोंट वरी, वन डे यू विल डेफिनेटली बिकम अ सक्सेसफुल एक्ट्रेस। दीज आर जस्ट स्मॉल स्ट्रगल्स दैट विल टेक यू टू द टॉप। काव्या की बात सुनकर नैना मुस्कुरा दी। वो वहीं काव्या के साथ सेट पर ही थी। काव्या ने उसे रोक लिया था अपने पास। दूसरी तरफ जसप्रीत के केबिन में जसप्रीत अपने डायरेक्टर की कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ था। उसकी आंखों में संतोष और चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान थी। उसने अपनी उंगलियां टेबल पर धीरे धीरे थपथपाते हुए सीखा की तरफ देखा, जो पास ही खड़ी थी। सेट पर अब सब कुछ शांत हो चुका था, लेकिन इस शांति के पीछे सीखा और जसप्रीत के दिमाग में एक काली साजिश का खेल चल रहा था। सीखा। जसप्रीत ने अपनी नजरें उसके चेहरे पर टिकाते हुए कहा, जैसा तुमने मुझसे कहा था, मैंने ठीक वैसा ही किया है। तुम्हारी चाल काम कर गई। नैना को सेट से निकाल दिया है मैंने, उसे सरेआम बेइज्जत भी कर दिया, लेकिन अब बारी तुम्हारी है। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो माहौल को और भारी बना रहा था। वो सीखा को हवस भरी नजरों से देखते हुए बोला, मुझे मेरा वादा याद है, और तुम्हें भी याद होना चाहिए। क्यों याद है ना? जसप्रीत, जो एक लड़कीबाज इंसान था, वो नैना को नीचा दिखाने के बदले में बिस्तर पर सीखा की एक रात मांग चुका था। जसप्रीत की बात सुनकर सीखा ने अपनी आंखों में एक शरारती चमक लाते हुए हल्की मुस्कान दी। उसने धीरे से जसप्रीत की ओर कदम बढ़ाया और अपनी उंगलियां उसकी कुर्सी पर रख दी और सिलेक्टिव अंदाज में बोली, सीखा अनेजा, अपने वादे से नहीं मुकरती। वो मुस्कुराने लगी और स्टाइलिश अंदाज में उसने उसकी ठुड्डी को हल्के से छुआ। आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, मेरी एक रात भी और मेरा बिस्तर भी। उसकी आवाज में एक अलग ही विश्वास और फ्लर्टिंग थी। वो जानती थी कि वो खेल किस तरह खेल रही है और कैसे जसप्रीत को अपने इशारों पर नचा सकती है। सीखा को एक मोहरा मिल गया था और वो उस मोहरे को अपने जिस्म का दाना डालकर जैसे कहीं अपने उंगलियों पर नचा सकती थी। जसप्रीत ने सीखा की इस हरकत पर एक नापाक हंसी हंसी। उसे सीखा का फ्लिटिंग अंदाज पसंद आ रहा था। अच्छा, जसप्रीत ने अपनी कुर्सी पीछे की तरफ झुकाते हुए कहा, तुम हो तो काफी होशियार, लेकिन नैना जैसी लड़कियां, उन पर तो तरस आता है। वो बेचारी समझ ही नहीं पाई कि ये इंडस्ट्री किस तरह काम करती है। उसने अपनी टेबल से एक स्क्रिप्ट उठाई और उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला, नैना जैसी लड़कियां कुछ खास नहीं कर पाती। उन्हें तो सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, अपने फायदे और नुकसान के लिए। जैसे आज उसका इस्तेमाल तुमने किया अपने फायदे के लिए और मैंने किया अपने फायदे के लिए। इतना कहते हुए जसप्रीत सीखा के ऊपर झुक गया। सीखा को उसने धक्का देकर डायरेक्टर वाली चेयर पर बिठा दिया और जसप्रीत उसकी तरफ देखता हुआ उसके पूरी बॉडी को स्कैन करने लगा। वहीं सीखा को इससे फर्क नहीं पड़ा। सीखा की आंखों में चमक और बढ़ गई और वो जसप्रीत के कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए खुशी से बोली, आप सही कह रहे हो सर। नैना जैसी भोली या यूं कहूं बेवकूफ लड़कियां इस इंडस्ट्री की सच्चाई नहीं समझ पाती। उसे सिर्फ प्यादे की तरह इस्तेमाल किया गया, और देखो अब वो कहाँ है। घर जा रही होगी, शायद अपने आंसू पोंछते हुए, सीखा ने कहा और ठहाका लगाया। जसप्रीत भी हंस पड़ा। और हम? उसने अपनी ओर इशारा करते हुए कहा, हम राजा और रानी हैं, यहाँ जो चाहे वो कर सकते हैं। उसकी आंखों में घिनौना लालच था, जैसे वो अब अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा हो। अपनी बात कहते हुए उसने अपने हवस भरे हाथों को सीखा के टॉप के अंदर डाल दिया। उसके इस हरकत पर सीखा मुस्कुराई और फिर सीखा ने अपनी उंगली से हल्के से जसप्रीत की ठुड्डी ऊपर उठाते हुए कहा, राजा को तो उसकी रानी का साथ हमेशा मिलेगा ही, मेरी जान। उसकी आवाज में एक गहरा मतलब छुपा हुआ था। वो जानती थी कि जसप्रीत उसके जाल में फंस चुका है। अब उसे बस मौके का इंतजार था। सीखा जसप्रीत को अपना प्यादा बनाने के लिए उसके साथ सोने के लिए तैयार थी और राहुल, जिसे वो प्यार करती थी, उसे भी धोखा देने के लिए तैयार थी। वो नैना से बदला लेने में, नैना से जलन में इतना हद पार कर चुकी थी कि वो भूल गई थी कि जसप्रीत के साथ जो कर रही थी वो गलत था। दोनों की हंसी कमरे में गूंज उठी, जैसे उनके सामने की दुनिया बस एक खेल का मैदान हो। जसप्रीत ने आंखों को थोड़ा और संजीदा करते हुए कहा, वैसे नैना के बारे में सोचकर ही मजा आ रहा है। उसे लगा होगा कि वो हीरोइन बन जाएगी, लेकिन ये इंडस्ट्री, इसे हकीकत में चलाना हम जैसे लोगों का काम है, जिनके पास असली ताकत है। हम हमारी ताकत किस तरह से पाते हैं, बेचारी नैना को इसका अंदाजा भी नहीं होगा। सीखा ने फिर से ठहाका लगाया। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत और अपने लिए जीत का अहंकार था। उसने जसप्रीत के जीभ पर हाथ फिरना शुरू कर दिया, लेकिन उसका ध्यान जसप्रीत से नैना की बुराई करने में लगा हुआ था। वो बोली, नैना कभी जीत नहीं सकती थी, उसे खेल खेलना ही नहीं आता।
उसने अपनी जगह से हटकर जसप्रीत के कानों में कहा, लेकिन मैं जानती हूं कि ये गेम कैसे जीता जाता है, और तुम भी जानते हो, तो क्या प्लान है? जसप्रीत ने उसकी बात पर सहमति जताई, तुम सही हो, और इसी वजह से तुम इस इंडस्ट्री की सबसे सफल बनोगी। लेकिन अब रात हमारी है। जसप्रीत ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा। सीखा मुस्कुरा दी। सीखा ने अपनी होठों पर शरारती मुस्कान लिए कहा, वादा हमेशा निभाना चाहिए, है ना? उसने अपनी उंगली से जसप्रीत के चेहरे को हल्के से छुआ और दोनों एक दूसरे की आंखों में नफरत, लालच और अपनी अपनी साजिशों की जीत के साथ हंस पड़े। कमरे में उनकी हंसी गूंज रही थी, जैसे उन्होंने किसी मासूम की जिंदगी के टुकड़े टुकड़े कर दिए हों। अभी सीखा जसप्रीत के साथ थी कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। सीखा ने फोन देखा, ये राहुल का फोन था। जसप्रीत सीखा के कपड़ों के ऊपर से ही उसके निचे पार्ट को अपने हाथ से रब कर रहा था और सीखा को इसमें मजा आ रहा था। वो जसप्रीत की बॉडी को मसलते हुए फोन रिसीव करने लगी, और फिर राहुल का फोन देखकर सीखा ने रिसीव किया। हाँ राहुल बोलो। फोन के दूसरी साइड से राहुल ने स्माइल करते हुए कहा, बेबी, क्या आज की रात एक रोमांटिक डिनर पर चले? मैं पहले ही बुकिंग करवा ली है। व्हाट? सीखा ने हैरानी से कहा। बेबी, आजकल तुम काम से जल्दी फ्री हो जाती हो ना, इसलिए मैंने प्लान बनाया है कि हम दोनों को घूमने चलना चाहिए। साथ में टाइम स्पेंड करना भी तो जरूरी है ना। तुम हमेशा अपने काम में बिजी रहती हो, इसलिए आज का ये प्लान बनाया है, राहुल ने प्यार से कहा। सीखा अब सोचने लगी, आज की रात तो उसे जसप्रीत के लिए होना था। उसने उसके साथ सोने का वादा किया था, और फिर जसप्रीत की बॉडी थी भी बहुत बढ़िया। सीखा को अब उसकी बॉडी का लालच आने लगा। सीखा ने कहा, बेबी, आज तुम अकेले चले जाओ, आज मुझे जरूरी शूटिंग करनी है तो देर रात हो जाएगी। ओह ठीक है, बुझे मन से राहुल बोला। उसने एक टेबल पहले ही बुक कर दी थी, होटल प्याजा में। वहीं सेट पर काव्या और नैना साथ में थी। दोनों के बीच बातचीत हुई थी। फिर नैना सेट से बाहर निकलते ही एक गहरी सांस लेकर अपने थके हुए कदमों को घर की ओर बढ़ाने लगी। उसका दिल भारी था। शूटिंग सेट पर हुई बेइज्जती और शो से निकाले जाने का दर्द उसे भीतर से खाए जा रहा था। उसके कदम जैसे खुद ब खुद धीमे पड़ते जा रहे थे, और उसका मन अलग अलग ख्यालों में उलझा हुआ था। तभी अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, अरे नैना, तुमसे कब मिलना होगा बेटा? नैना ने चौंक कर देखा, सामने मिसेज प्रतिमा सिन्हा खड़ी थी, एक शालीन और महंगे साड़ी में लिपटी, हाथ में शानदार बैग पकड़े। उनके चेहरे पर शिकवा सा था, मानो वो नैना से ना मिल पाने का गुस्सा कर रही हो। नमस्ते आंटी, नैना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी थकी हुई आंखों में वो चमक नहीं थी जो कभी होती थी। क्या तुम भूल गई हो मैं कौन हूँ? तुमसे पिछली बार जब मिली थी तब भी यही हाल था। प्रतिमा ने थोड़ा नाराजगी भरे लहजे में कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, कभी मिलने आना, और तुमसे दूसरी बार मिल रही हूँ। बेटा, ये कोई तरीका है? नैना ने खुद को थोड़ा संभाला, मैं माफी चाहती हूँ आंटी, बस कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी, समय ही नहीं मिल पाया। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उसने हिम्मत करते हुए उन्हें अपनी परेशानी जाहिर नहीं होने दी। प्रतिमा ने उसकी आंखों में झांका, कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझसे मिलती रहनी चाहिए थी। खैर, अब शिकायतें बाद में करेंगे। तुम मेरे साथ चलो, प्याजा होटल में कॉफी पीते हैं, वहां आराम से बातें करेंगे। नैना ने एक पल सोचा, वो थकी हुई थी, दिमाग में परेशानियां घूम रही थीं, लेकिन प्रतिमा की आवाज में एक अजीब सी ममता और अपनेपन का एहसास था। आंटी, लेकिन मुझे तो घर जाना था, उसने थोड़ा संकोच से कहा। अरे, बस आधे घंटे की ही तो बात है, तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? प्रतिमा ने थोड़ा प्यार भरा आदेश सा देते हुए कहा। नैना के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई, वो प्रतिमा के इस स्नेह को मना नहीं कर सकी। ठीक है आंटी, चलिए, उसने कहा, और दोनों साथ में होटल प्याजा की ओर बढ़ने लगे। कुछ देर बाद नैना और प्रतिमा सिन्हा दोनों होटल प्याजा पहुंच चुके थे। होटल प्याजा का माहौल एक शांति और गर्मजोशी से भरा हुआ था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जो खिड़की के शीशों पर बूंदों की नक्काशी कर रही थी। नैना और प्रतिमा आंटी एक आरामदायक कोने में बैठे हुए, जैसे जीवन के उतार चढ़ाव की कहानियां एक दूसरे से साझा करने वाले थे। नैना के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसके दिल में कई सवाल और उथल पुथल मची हुई थी। प्रतिमा आंटी को देखकर अचानक नैना के मन में सवाल उठने लगे थे। उसे सिन्हा हाउस में दीवार पर लगी शिवाय की बचपन की तस्वीर उभर आई। उसे इस सवाल का जवाब जानना था कि आखिर शिवाय को वो कैसे जानती है। नैना ने वेटर को कॉफी का ऑर्डर दिया,
और उसकी उंगलियां कॉफी के गर्म प्याले का इंतजार कर रही थी, मानो उसे थोड़ी गर्माहट की जरूरत हो। प्रतिमा सिन्हा ने प्यार भरी नजरों से नैना की ओर देखा। नैना, तुम्हारी मुलाकात तो मुझसे दोबारा हुई ही नहीं। आज तुमसे मिलकर काफी अच्छा लग रहा है। मुझे भी आंटी, लेकिन मुझे माफ करिएगा, मैं आपसे मिलने नहीं आ सकी, नैना ने कहा। प्रतिमा जी मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, तुम बताओ कैसा चल रहा है सब? तुम ठीक हो? तुमने कभी अपने परिवार के बारे में ज्यादा नहीं बताया। कौन कौन है तुम्हारे घर में? उनकी आवाज में एक ममतामयी सौम्यता थी। उनके सवाल को सुनकर नैना कुछ पल के लिए चुप रही, उसकी नजरें जमीन पर गड़ी थीं। फिर उसने धीरे से कहा, आंटी, मैं अनाथ हूं, मेरे पास अब कोई नहीं है। उसकी आवाज में एक सन्नाटा और दर्द दोनों थे, जैसे कई अनकही कहानियां उसके शब्दों में छुपी थीं। वो अपने उस परिवार के बारे में किसी को बताना नहीं चाहती थी जो उसके खिलाफ हमेशा साजिश करते थे। वो उनके परिवार का हिस्सा खुद को नहीं मानती थी। वहीं प्रतिमा आंटी की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उन्हें यकीन न हो। वो बोली, अनाथ? लेकिन तुम तो अग्रवाल परिवार से हो ना? मैं सुना था कि तुम अग्रवाल परिवार की बेटी हो। पहले तो नैना चौंक गई, प्रतिमा जी को किसने बताया था उसके बारे में? लेकिन फिर नैना ने एक थकी हुई मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ, कभी थी, पर मैंने खुद को उनसे अलग कर लिया है। वैसे भी मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और वहाँ अब मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है। नैना की बातों में एक गहरी निराशा और अकेलापन झलक रहा था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए बात खत्म की। अग्रवाल परिवार में नैना के पिता ने कभी ठीक से उसे प्यार नहीं किया। उनकी एक ही बेटी थी और वो थी सीखा। नैना ने भी अब अकेले रहना, परिवार से अलग रहकर जीना सीख लिया था। वहीं नैना की बात सुनकर प्रतिमा आंटी का दिल पसीज गया। उन्होंने नैना के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम बहुत हिम्मती हो नैना, तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कान है वो बताती है कि तुमने जीवन में कितनी तकलीफें झेली होंगी, फिर भी तुम इतनी मजबूत हो। मैं तो और भी प्रभावित हो गई हूं तुमसे। तुम सच में बहुत हिम्मत वाली हो। काश मेरा शिवाय भी ऐसा होता। नैना की आंखें सिकुड़ गई। उनका इस बात से क्या मतलब था? तभी वेटर कॉफी लेकर आ चुका था। नैना ने कप उठाया, लेकिन उसकी आंखों में प्रतिमा आंटी की बातों का असर था। उसके अंदर कुछ दरकने लगा था, जैसे कोई पुरानी दीवार टूट रही हो। वो एक पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, आप इतनी प्यारी है आंटी, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लग रहा है। बातों के सिलसिले के बीच अचानक शिवाय का जिक्र आ गया। नैना को उस दिन की याद आ गई जब उसने शिवाय के बचपन की तस्वीरें देखी थी। उसकी आंखों में हल्का सा संकोच था, लेकिन दिमाग में उसकी जिज्ञासा उससे जीत रही थी। उसने प्रतिमा आंटी से हिम्मत जुटाते हुए पूछा, आंटी, शिवाय के बारे में थोड़ी और बात बताए। मैं बस जानना चाहती हूँ, वो क्या करता है, क्या वो पढ़ता है, और आपने ऐसा क्यों कहा कि काश वो मेरी तरह होता? नैना के सवाल से प्रतिमा सिन्हा एकदम से शांत हो गई। प्रतिमा आंटी की आंखों में एक गहरा भाव भरा। उन्होंने नैना की ओर देखा, जैसे वो तय कर रही हो कि उसे कितना बताना चाहिए। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, नैना, अब तुमसे क्या छुपाना। शिवाय, वो बहुत अच्छा और नेक लड़का है। उसे अपने लोगों से बहुत प्यार है, बहुत नाजों से पाला है हमने उसे। लेकिन नैना ने सवालिया नजरों से उनकी ओर देखा। प्रतिमा जी अपनी उंगलियों को आपस में कसकर बांधते हुए अपने होठों को हल्के से अपनी दांत से चबाते हुए बोली, लेकिन शिवाय, वो हमारा अपना खून नहीं है नैना, हमने उसे गोद लिया था। नैना ये सुनकर हैरान रह गई। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उसने तुरंत प्रतिमा आंटी की ओर देखा। गोद लिया था? उसकी आवाज में हैरानी और सहानुभूति दोनों थे, लेकिन साथ ही उसके मन में सवाल आया। सिन्हा परिवार को तो नैना जानती भी नहीं थी और एक दिन वो शिवाय से मिली, लेकिन जब नैना उसके घर गई तब उसे पता चला कि शिवाय को उसने बचपन में देखा था। वो उससे मिली थी। नैना अपने दिमाग पर जोर देने लगी। उसके जहन में एक हल्की धुंधली याद उभरने लगी। छोटे, उधर मत जाओ। दीदी, देखो ना छोटे को। एक हल्की सी धुंधली से आवाज नैना के कान में गुंजने लगी। नैना जैसे कहीं खो गई थी। तभी प्रतिमा जी की आवाज से उसका ध्यान टूटा। प्रतिमा आंटी ने हल्की मुस्कान के साथ आगे बताया, हाँ बेटा, हमारी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन हमें संतान का सुख नहीं मिला था। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन मैं अपने गो के काम से एक अनाथालय में गई। वहीं हमने शिवाय को देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो हमें उसकी ओर खींच लाया। हमने उसे उसी दिन शिवाय को गोद ले लिया। हमारी दुनिया उसी दिन से बदल गई।
लेकिन ये सच शिवाय को नहीं मालूम है। हमने उसे कभी नहीं बताया कि वो हमारा खून नहीं है। हमने उसे अपने बच्चे की तरह पाला है। हमारे बुढ़ापे का सहारा है वो। जाने क्यों, लेकिन ये सच जानकर नैना को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके कान में वहीं एक लड़की की आवाज फिर गूंजी, छोटे, उधर मत जाओ। दीदी, देखो न छोटे को। नैना ने अपना सर झटका, जैसे उस गुज से बाहर आना चाहती हो। नैना ने सर झटकते हुए कहा, आंटी, आपकी बातों से लग रहा है कि आप उसे बहुत प्यार करती हैं। नैना ने धीरे से कहा, उसकी आंखें अब भी शिवाय के बारे में सोच रही थीं। शिवाय का चेहरा उसे सामने था जब वो पहली बार नैना से रेस्टोरेंट में मिला था। उसने कितने प्यार से बात की थी। उसे पैसों का घमंड भी नहीं था। नैना को ऐसा लगा जैसी वो शिवाय को सालों से जानती हो। तभी नैना के सवाल को सुनकर प्रतिमा आंटी की आंखों में आंसू भर आए। वो अपनी खुशी और भराए आवाज में बोली, प्यार? बेटा, शिवाय तो हमारी जिंदगी है, खून का रिश्ता नहीं है, पर उससे हमारा रिश्ता खून से भी गहरा है। हम उसे अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यार करते हैं। हमारी तो बस एक ही औलाद है और वो है शिवाय। शिवाय को ये सच मैं कभी पता नहीं चलने दूंगी। नैना के दिल में अचानक कुछ हल्का हुआ। उसे एहसास हुआ कि प्यार और अपनापन खून के रिश्तों से कहीं ऊपर होते हैं। उसने अपने दिल में छिपी कई शिकायतों और तकलीफों को मानो आजाद कर दिया। उसे कभी अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं मिला था, लेकिन वेद की मां रागिनी जी ने एक ही दिन में नैना पर इतना प्यार बरसा दिया था कि नैना खुशी से झूम उठी थी। अपनी सास को याद करते हुए नैना मुस्कुरा दी। उसने प्रतिमा जी की तरफ देखा। उनकी तरफ देखते हुए नैना का मन शिवाय की जिंदगी और उसके बचपन की ओर खींचने लगा। उसके दिल में एक अजीब सी क्यूरोसिटी जाग गई थी। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए प्रतिमा आंटी से पूछा, आंटी, शिवाय के बारे में थोड़ी और बताइए ना। वो अनाथालय से कब आपके साथ आया? आपने उसे कैसी परवरिश दी? और क्या कभी उसके असली माँ बाप का कुछ पता चला? नैना के मन में जाने क्यों शिवाय के माँ बाप के बारे में जानने की इच्छा हुई। प्रतिमा आंटी ने कॉफी का एक घूंट लिया और गहरी सांस लेते हुए कहा, शिवाय हमारे जीवन में करीब 20 साल पहले आया था। वो तब सिर्फ 2 साल का बच्चा था। मैं अब भी वो दिन याद कर सकती हूँ जब हमने पहली बार उसकी छोटी छोटी आंखों में देखा था। अनाथालय में बाकी बच्चे खेल रहे थे, लेकिन शिवाय एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ था, जैसे दुनिया से कटा हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वो किसी से बात नहीं करता था, न किसी से खेलता। लेकिन जब मैंने उससे नजरें मिलाईं, तो मुझे कुछ महसूस हुआ, जैसे उसके दिल में एक गहरा दर्द छुपा हुआ हो। वो बेहद मासूम था। नैना ध्यान से सुन रही थी। उसने देखा कि प्रतिमा आंटी की आंखों में वो पुराने दिनों की यादें जैसे तैरने लगी थीं। हमने बिना सोचे समझे उसी दिन उसे गोद लेने का फैसला किया। मेरे पति और मैं दोनों ने ये महसूस किया कि शिवाय को एक परिवार की जरूरत है, प्यार की जरूरत है। हम उसे घर ले आए और उसे अपना नाम दिया। लेकिन शुरुआत में वो बहुत चुपचाप रहता था। हम उसे हंसाने की कोशिश करते, उसे नई चीजें देते, लेकिन वो अक्सर खोया खोया सा रहता। धीरे धीरे मैंने उसे प्यार और धैर्य से समझाया, उसे एहसास दिलाया कि अब वो अकेला नहीं है, अब हम उसका परिवार है। कुछ समय बाद उसने हमें माँ और पापा कहना शुरू किया, और वो हमारी दुनिया बन गया। प्रतिमा आंटी के चेहरे पर एक ममता भरी मुस्कान थी, जो उनकी यादों में शिवाय की परवरिश के बारे में बताते हुए गहरी होती जा रही थी। शिवाय का बचपन बहुत कठिन था, नैना। अनाथालय में रहना आसान नहीं होता, लेकिन हमने उसे प्यार, सुरक्षा और एक नई जिंदगी दी। हमने उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा। धीरे धीरे वो अपनी नई जिंदगी में रम गया, और आज जहां भी वो है, वो हमारी मेहनत और उसके खुद के संघर्ष का नतीजा है। वो पढ़ने में अच्छा निकला, मेहनती भी था। नैना को महसूस हो रहा था कि शिवाय की कहानी बहुत गहरी है। उसने थोड़ी झिझकते हुए पूछा, आंटी, क्या कभी आपको उसके असली माँ बाप के बारे में कुछ पता चला? प्रतिमा आंटी ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली। फिर उन्होंने धीरे से कहा, नहीं नैना, हमने बहुत कोशिश की थी। अनाथालय से उसकी कोई खास जानकारी नहीं मिली। वहां बस इतना ही बताया गया था कि उसे एक रात अनाथालय के दरवाजे पर छोड़ दिया गया था। कोई चिट्ठी नहीं, कोई नाम नहीं। उसकी असली पहचान क्या है, हमें कभी नहीं पता चल सका। लेकिन हमने कभी उसकी खोजबीन बंद नहीं की। हालांकि हमने शिवाय को ये कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो किसी से कम है। वो हमारा बेटा है, और हमारे लिए बस यही सच्चाई मायने रखती है। नैना को ये सुनकर एक अजीब सी तकलीफ महसूस हुई। उसे शिवाय के लिए बुरा लग रहा था। शिवाय की कहानी उसके दिल को छू गई थी। उसने महसूस किया कि शिवाय का जीवन भी उसके अपने जीवन से कहीं ना कहीं मिलता था।
दोनों के बीच एक अनजाना संबंध, एक दर्दभरी कहानी थी। वहीं प्रतिमा आंटी की आंखें अचानक से थोड़ी गहरी हो गईं, जैसे किसी पुराने गहरे राज ने उन्हें घेर लिया था। वो बाहर से नैना के सवालों का जवाब दे रही थी, लेकिन अंदर से उनका मन कहीं और भटक रहा था। एक याद जो वो बरसों से अपने दिल में दबाए हुए थी, शिवाय के साथ मिला वो एक लेटर और एक तस्वीर। उस दिन की तस्वीर उनकी आंखों के सामने तैरने लगी, जिसमें एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। प्रतिमा को याद आया, वो एक सर्द रात थी जब अनाथालय ने उन्हें शिवाय के बारे में फोन किया था। जब वो और उनके पति शिवाय को लेने पहुंचे थे तो उन्हें शिवाय के कपड़ों के बीच एक छोटा सा लिफाफा मिला था। उस लिफाफे में एक लेटर और एक तस्वीर थी। प्रतिमा आंटी ने वो लेटर अपने पति के साथ पढ़ा था, लेकिन उसी वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि वो इस बारे में कभी किसी से बात नहीं करेगी। लेटर में लिखा था, मेरे बच्चों को माफ कर देना। मैं इन्हें इस दुनिया में वो सुरक्षा और प्यार नहीं दे सकती जो तीनों डिजर्व करते हैं। मुझे मजबूरी में इन्हें यहाँ छोड़ना पड़ रहा है, पर मैं चाहती हूँ कि इन्हें वो सब मिले जो मैं नहीं दे पाई। इनकी पहचान छुपाकर रखना, ताकि वो कभी मेरी तरह अपनी जिंदगी में दुख न झेले। मेरी बच्ची, अपने भाई बहन का ख्याल रखना। तीनों जीवन भर साथ रहना। लेटर में लिखने वाली की पहचान नहीं थी, लेकिन साथ में एक तस्वीर भी थी। तस्वीर में एक औरत थी, जिसकी आंखों में वही दर्द था जो कभी शिवाय की आंखों में दिखा था, जो उन दोनों बच्चियों के आंखों में दिखा था। प्रतिमा ने वो तस्वीर और लेटर अपने दिल में छुपा लिया था। उनके पति के निधन के बाद ये राज सिर्फ उनके पास ही रह गया। उन्होंने कभी शिवाय को ये नहीं बताया कि उसके असली माँ बाप का कोई सुराग था। उन्होंने तय कर लिया था कि शिवाय की जिंदगी में ये राज कभी नहीं खुलना चाहिए था। अब शिवाय एक अनाथ नहीं बल्कि प्रतिमा सिन्हा का बेटा शिवाय सिन्हा था। वो जानती थी कि अगर शिवाय को ये सच पता चलता तो उसका जीवन उलझनों में घिर सकता था। वो नहीं चाहती थी कि शिवाय का मन अपने अतीत की जंजीरों में बंधा रहे। प्रतिमा ने उसे अपना सब कुछ दिया था और अब ये राज उन्होंने अपने सीने में दफन कर लिया था। नैना के सवालों का जवाब देते हुए प्रतिमा के मन में ये विचार गूंज रहा था, मैं कभी शिवाय को इस लेटर के बारे में नहीं बताऊंगी। ये राज मेरे साथ ही जाएगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए नैना की ओर देखा और कहा, शिवाय के पास वो सब कुछ है जो एक बेटे के लिए जरूरी होता है, प्यार, सम्मान और एक सुरक्षित भविष्य। नैना और प्रतिमा आंटी अब शिवाय की बातों से हटकर हल्की फुल्की बातचीत करने लगी थी। दोनों ने कॉफी खत्म की और टेबल से उठने लगी। होटल के माहौल में हल्की हल्की बातचीत और ठहाके गूंज रहे थे। नैना अपनी कुर्सी पीछे करते हुए उठी और जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, अचानक किसी से टकरा गई। उसकी नजर ऊपर उठी और सामने निखिल खड़ा था। निखिल को देखते ही नैना के चेहरे पर हल्की असहजता आई, लेकिन असली झटका तब लगा जब उसने निखिल के साथ रोहित को भी देखा। रोहित, राहुल, नैना हैरानी से बुदबुदाई। प्रतिमा जो उसके साथ खड़ी थी, उसने भी उन दोनों को देखा, हालांकि वो उसे पहचानती नहीं थी। वहीं रोहित का चेहरा देखते ही नैना के दिल में हल्की सी दहशत फैल गई। नैना ने बड़ी मुश्किल से अपनी शादी को होने से रोका था। ये केवल एक खुशकिस्मती ही थी। नैना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? राहुल के सवाल में तल्खी थी। वो नैना को ऐसे देख रहा था जैसे नैना ने बहुत बड़ा गुनाह किया हो। वहीं राहुल के सवाल को सुनने के बाद नैना ने अपनी त्योरियां चढ़ा ली और बोली, ये होटल पब्लिक है, कोई भी यहाँ पैसे देकर आ सकता है राहुल, इसलिए तुम्हें क्या मतलब कि मैं यहाँ हूँ या नहीं? नैना ने अपने अंदर हिम्मत जुटाई थी। राहुल वो इंसान था जिसने बचपन से लेकर अब तक नैना को बहुत परेशान किया था। वो आए दिन नैना के लिए मुसीबतें खड़ी कर देता था। नैना के जवाब को सुनकर राहुल ने अपनी भौहें चढ़ा ली। नैना की नजर तभी रोहित पर चली गई, जो राहुल के पिपचे खड़े होकर नैना को देख रहा था। उसकी पागलपन भरी हरकतें और अनचाहे नजदीकियां उसे आज भी याद थीं। वो रोहित, जो मानसिक रूप से ठीक नहीं था और नैना से शादी करने वाला था, अब उसे सामने देखकर अपने असली रंग में लौट आया। रोहित की आंखों में अचानक एक चमक सी आ गई, मानो उसने कोई खिलौना देख लिया हो। वो दौड़ता हुआ नैना के पास आया, हंसते हुए और बेतरतीब से शब्द बड़बड़ाते हुए कहने लगा, नैना, नैना, तुम कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? मेरे पास आओ, नैना। रोहित ने नैना का हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचा। नैना घबरा गई। तभी रोहित बोला, हम शादी करने वाले थे, याद है? रोहित अपने बेतुके शब्दों में लगातार कुछ कह रहा था। वो नैना के हाथ पकड़कर बढ़ने लगा, लेकिन नैना तुरंत पीछे हट गई। प्रतिमा आंटी भी यह सब देखकर हैरान हो गईं। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये कौन था और नैना से उसका क्या रिश्ता था, लेकिन राहुल ने तुरंत स्थिति संभालने की कोशिश की।
रोहित भैया बस करो, वो अब तुम्हारे पत्नी नहीं है, ये एक धोखेबाज लड़की है। राहुल ने रोहित को कसकर पकड़ा और उसे दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन रोहित अपनी पागलपन भरी हंसी और अजीब हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा था। नैना, तुम्हें याद है ना, हम शादी करने वाले थे। वो दिन। रोहित अब बड़बड़ाते हुए होटल के अंदर ही पागलपन के दौरे में आ गया था। नैना के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर झलक गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। रोहित की हालत देखकर उसे उस पर दया आई, पर उस समय की भयानक यादें भी उसके मन में ताज़ा हो गईं। जब रोहित ने अपने पागलपन में नैना को जान से मारने की कोशिश की थी। राहुल को नैना पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन खुद को दूसरे लोगों के सामने अच्छा दिखाने के लिए उसने नैना की तरफ देखा और माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी नैना। रोहित भैया की हालत अब पहले से भी खराब हो गई है। मैं उसे वापस ले जा रहा हूँ। तुम तो जानती ही हो इसका जिम्मेदार कौन है। इशारे ही इशारे में राहुल नैना को जिम्मेदार बता रहा था। नैना की नजर सिकुड़ गई। नैना ने राहुल की बात का तुरंत जवाब दिया और गुस्से से बोली, तुमने सही कहा राहुल। तुम और मैं और बाकी सब भी जानते हैं कि रोहित के इस हालत का जिम्मेदार कौन है। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताना चाहिए। अगर मैंने रोहित के पागल होने के पीछे जिम्मेदार इंसान का नाम बता दिया तो तुम भी जानते हो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि कामिनी आंटी को ये बात पसंद नहीं आएगी और सच जानने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तुम्हें प्यार नहीं करेगी। नैना के बातों में और चेहरे पर कॉन्फिडेंट था। राहुल ने उसे गुस्से से घूरा। वो गुस्से में बोला, क्या बकवास कर रही हो तुम, समझा नहीं मैं। यहाँ मेरे बड़े भैया बीमार है और तुम कह रही हो कि इनके पागल होने के पीछे मेरा हाथ है। अगर तुम ये कह रही हो तो नैना, मैं तुम्हें बता दूं, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी। नैना ने भौहें जोड़कर उसे देखा। राहुल गुस्से से बोला, रोहित भैया यहाँ से चलो। ये लड़की जहाँ होगी वहां मुझे और आपको लंच करने की जरूरत नहीं है। बात यह हुआ था कि जब सीखा ने यहाँ आने से मना कर दिया था तब कामिनी ने सुन लिया था राहुल की बात। उसने राहुल से कहा था कि वो रोहित को कहीं बाहर ले जाए और उसे घुमाए। इससे रोहित को भी अच्छा महसूस होता। राहुल अपनी माँ की बात मनाकर ही रोहित को यहाँ ले आया था और इसी होटल में नैना प्रतिमा के साथ आई थी। राहुल रोहित का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गया। अब जाकर नैना ने एक गहरी सांस ली। प्रतिमा आंटी ने नैना की तरफ एक सहानुभूति भरी नजर डाली, लेकिन वो इस पूरी बात को समझने की कोशिश कर रही थी। ये कौन है नैना, क्या हो रहा है? उन्होंने हल्के स्वर में पूछा, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। नैना ने प्रतिमा आंटी को एक शांत स्वर में जवाब दिया, ये रोहित है आंटी, मेरे अतीत का हिस्सा। एक ऐसा हिस्सा जिसे मैं कभी याद नहीं करना चाहती थी। नैना ने प्रतिमा जी से कुछ भी नहीं छुपाया। वहीं निखिल रोहित को संभालने में लगा हुआ था, लेकिन रोहित की नजरें लगातार नैना पर जमी हुई थीं, जैसे उसे कोई पुरानी भूली हुई चीज मिल गई हो। वो बार बार नैना को पलटकर देख रहा था। उनके जाने के बाद नैना एक गहरी सांस ली और बोली, ठीक है आंटी, जल्दी ही दोबारा मुलाकात होगी। प्रतिमा जी ने सर हिलाया और बोली, हाँ क्यों नहीं। अगर तुम किसी दिन फ्री हो तो क्या हम साथ में डिनर करें मेरे घर पर। नैना ने उस बारे में सोचा और उसे शिवाय का ख्याल आया। उसे शिवाय से मिलने का मन हुआ, तो उसने तुरंत हाँ में सर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोली, जी बिल्कुल आंटी, मैं जल्दी ही डिनर पर आऊंगी। उसके बाद नैना ने प्रतिमा से बाय कहा और विदा लेकर विला वापस लौट आए। दिन भर की थकान और तनाव को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए शाम के वक्त वो रागिनी जी के साथ हल्की फुल्की हंसी मजाक और मस्ती करने लगी। रागिनी जी जो इस वक्त कमरे से निकलकर हॉल में काउच पर बैठी थी, काफी रिलैक्स फील कर रही थी। उनके हाथ में फोन था और वो फोन में गेम ओपन कर रही थी। उन्होंने नैना की तरफ देखा और स्माइल करते हुए पूछा, तुम्हारा आज का दिन कैसा गया बेटा? ठीक गया मॉम, नैना ने सर हिलाया और हल्के से बोली। रागिनी जी ने महसूस किया कि नैना किसी बात से निराश थी। तभी वहां रमा आंटी आ गई। उन्होंने नैना की तरफ देखा और बोली, अरे मैडम आप आ गई, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। रमा आंटी वहां से चली गई नैना के लिए पानी लाने। रागिनी जी ने पूछा, क्या बात है नैना, क्या किसी बात से परेशान हो तुम बेटा? नैना ने ना में सर हिलाया और बोली, नहीं मॉम। नैना ने बात को बदलते हुए कहा, मॉम, तो आप इस गेम को खेलने में माहिर हो गई है। हाँ तो क्या, अब जब मेरी बहू ने मुझे ये सिखाया है तो मुझे तो इसमें महारत हासिल करनी ही थी, रागिनी ने कहा। नैना ये सुनकर मुस्कुराने लगी। तभी रागिनी जी ने नैना को भी साथ गेम खेलने के लिए कहा।
रागिनी जी और नैना ने रेसिंग गेम खेलने की ठानी और दोनों खेल में पूरी तरह से खो गई। हंसी मजाक का माहौल था और ऐसा लग रहा था जैसे दिन भर का सारा तनाव कहीं गायब हो गया हो। नैना को अपनी सांस में अपनी मां मिल गई थी। तभी नैना का फोन फिर से बजा। फोन की स्क्रीन पर डायरेक्टर जसप्रीत का नाम देख नैना के चेहरे पर हल्की झिझक उभर आई। वो सोच रही थी कि अब ये फोन किस बात के लिए आया है। उसने कुछ पल सोचा, फिर फोन उठाया। हेलो। नैना ने थोड़ी दूरी पर जाकर फोन उठाया। हाय नैना। जसप्रीत की आवाज में हल्की घबराहट थी। वो घबराते हुए बोला, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था। मैंने तुमसे रोल छीन लिया, बिना सोचे समझे। सीखा के कहने पर मैंने गलत फैसला लिया। मुझे माफ कर दो। नैना हैरान रह गई। जसप्रीत से इस तरह के शब्दों की उम्मीद उसे बिल्कुल नहीं थी। वो खुद भी जानती थी कि जसप्रीत का नेचर कभी भी किसी से इतनी जल्दी माफी मांगने का नहीं था। उसकी जुबान एक पल के लिए रुक गई, फिर उसने पूछा, और अब क्या? आप अचानक माफी क्यों मांग रहे हो? आपने तो मुझे निकाल दिया था ना। जसप्रीत ने तुरंत जवाब दिया, मुझे अब लग रहा है कि मैंने गलती की है। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम्हारा रोल रिप्लेस नहीं किया जाएगा। तुम वही रोल प्ले करोगी। प्लीज नैना, इस रोल को मत छोड़ो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं। नैना ने जसप्रीत की बात सुनी, लेकिन उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था। अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे जसप्रीत का मन बदल गया? सुबह तक तो वो सीखा के इशारों पर चल रहा था, और अब अचानक इतनी बड़ी माफी और रोल वापस देने की बात। नैना का मन शक से भर गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये जसप्रीत की अपनी मर्जी थी या किसी और का खेल था। कोई क्या इसके पीछे था? कोई? नैना सोचने लगी। ठीक है, नैना ने शांत स्वर में कहा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। सुबह तक तो आपने मुझे निकाल दिया था, अब ये बदलाव कैसे हुआ सर? जसप्रीत कुछ पल के लिए चुप रहा, जैसे कोई जवाब तलाश रहा हो। फिर उसने कहा, देखो नैना, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। बस ये समझ लो कि मुझे मेरी अपनी गलती का एहसास कर चुका है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझे माफ कर दो और वापस आ जाओ। नैना ने महसूस किया कि जसप्रीत कुछ छुपा रहा था, लेकिन उसने ज्यादा सवाल पूछना मुनासिब नहीं समझा। उसने सोचा कि हो सकता है इसके पीछे कोई बड़ा कारण हो, जिसे वक्त के साथ पता चलेगा। नैना को अब एक राहत भी मिल रही थी। उसे उसका पहला रोल वापस मिल गया था। दूसरी तरफ वेद ने बड़ी चतुराई से मीडिया में फैली अफवाहों को रोकने का काम शुरू कर दिया था। वेद का अनुभव और कनेक्शन इतने मजबूत थे कि उसने बिना किसी हड़बड़ी के सिचुएशन को संभाल लिया। उसने उन सभी अफवाहों को दबाने के लिए अपने पब्लिक रिलेशन टीम और मीडिया के कुछ प्रभावशाली लोगों से संपर्क किया। उसकी खास कोशिश ये थी कि अथर्व और रिद्धिमा को इस पूरे मामले की भनक तक न लगे, ताकि उनकी नई नई शादी किसी विवाद में न घिर जाए। अफवाहों में खासकर ये बातें हो रही थी कि वेद अपनी पार्टनर के साथ शादी में शामिल हुआ था, जिसका चेहरा स्पष्ट रूप से मीडिया में नहीं आ पाया था। दूसरी तरफ अथर्व और रिद्धिमा की शादी को लेकर भी चर्चा थी कि एक असिस्टेंट की इतनी धूमधाम से शादी कैसे हो गई। वेद को इन अफवाहों से निजात पाने का एकमात्र तरीका यही दिखा कि जल्द से जल्द सभी गलत रिपोर्ट्स और फुटेज को खारिज करवा दिया जाए। उसने अपने कुछ मीडिया जो उसके लिए काम करते थे, उनकी मदद से अफवाहों की हवा को काट दिया। वेद का प्लान इतनी सटीक था कि ना ही अथर्व और ना ही रिद्धिमा को इस पूरे मामले का जरा सा भी आभास हुआ। सब कुछ वेद के कंट्रोल में था, लेकिन अब वेद उस आदमी की तलाश में था जिसने ये न्यूज फैलाई थी। रात हो चुकी थी और नैना हॉल में बैठी मैगजीन पढ़ रही थी। उसे वेद का इंतजार था। वेद अब तक घर नहीं आया था। रागिनी जी जाकर अपने कमरे में आराम कर रही थी। लगभग घंटे भर बाद वेद अपने एक हाथ में अपने कोट को थामे और दूसरे हाथ से अपनी टाई को ढीला करते हुए अंदर आया। वेद ने देखा, उसकी प्यारी सी बीवी वहीं हॉल में काउच पर ही सो गई थी। वो इस वक्त किसी बच्चे की तरह मासूम लग रही थी। वेद धीरे से नैना के पास गया और उसने उसके होठों को हल्के से चूम लिया, और वो वहां से उठने ही वाला था कि तभी नैना ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और वेद उसके ऊपर ही आकर गिर गया। वेद नैना की इस हरकत से अचानक घबरा गया एक पल के लिए, लेकिन तब तक नैना ने उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया था। वो शरारत से मुस्कुरा रही थी। असल में हुआ ये था कि कार की आवाज सुनकर नैना ने सोने का नाटक किया था। क्या कर रही हो, मॉम आ जाएगी? वेद ने प्यार से नैना की तरफ देखते हुए पूछा। वो उसके ऊपर झुका हुआ था और नैना के उभार उसके सीने से टच हो रहे थे। नैना ने उसी अंदाज में जवाब दिया, हाँ तो आने दो ना। मॉम को ही तो पोता या पोती देखने की जल्दी है। अच्छा, तो क्या आज तुम मुझे इशारे दे रही हो?
मैडम, इसे सेड्यूस करना कहते हैं। वेद ने स्माइल करते हुए नैना के चेहरे से बाल को पीछे किया। हाँ तो कर रही हूं ना मैं तुम्हें सेड्यूस, नैना ने भी शरारत से जवाब दिया। नैना की शरारत भरी बात सुनकर वेद मुस्कुरा दिया। उसे एक ऐसी बीवी मिली थी जो बेहद शरारती थी। वेद ने अपना सर हिलाया और नैना के ऊपर से उठने की कोशिश करते हुए बोला, आह नैना, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम अपने भूखे पति को खिलाओगी नहीं? वेद खाने के बारे में बात कर रहा था लेकिन नैना ने उसे शरारती अंदाज में कहा, हाँ हब्बी, मैं तुम्हें खिलाना ही तो चाहती हूँ। आई वॉन्ट यू टू ईट मी टुनाइट। अपनी बात खत्म करते हुए नैना ने लापरवाही से वेद के जीभ पर हाथ फिरा दिया और उठकर काउच पर बैठ गई। वेद ने दाएं भौहें को उचकाया। नैना मुस्कुराई और उठकर सीढ़ियों की तरफ जाते हुए बोली, खाना खाओगे या फिर? वेद नैना के इशारे को समझ गया। वो मुस्कुरा दिया। उसने अब एक पल भी लेट नहीं किया और नैना के पीछे गया। उसने सीढ़ियों पर जाकर नैना के कमर में हाथ डाला और उसे गोद में उठा लिया। उसके गले में बाहें डाले नैना ने उसकी तरफ देखा। वेद मुस्कुरा दिया और बोला, अब मुझसे ये मत कहना है कि मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं था। मैं आज की रात तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। हाँ तो किसने कहा है कि तुम मुझे छोड़ दो? मैं तो तुम्हारी बाहों में पिघलना चाहती हूँ, नैना ने शरारत से कहा और अपनी एक आंख ब्लिंक कर दी। वेद ने नैना को कमरे में बेड पर लिटा दिया और नैना के करीब आ गया। वो नैना के ऊपर आ गया था। नैना जो अब तक वेद को बहका रही थी, उसकी धड़क अब तेज हो गई थी। आज ये उन दोनों के बीच पहले दिन नहीं होने वाला था। वेद इस मामले में भी काफी तेज था। वो नैना को काफी वाइल्ड होकर प्यार करता था। नैना की बढ़ती धड़कनों को महसूस करते हुए वेद ने उसके ठुड्डी को अपनी उंगलियों से पकड़ा और चेहरा अपनी तरफ करते हुए उसकी आंखों में झांक कर बोला, तो रेडी हो वाइफी? मैंने पहले ही कहा था कि मुझे भूख लगी है। नैना ने वेद की आंखों में झांका और उसके चेहरे को पकड़कर अपने क्लीवेज पर रखते हुए और एक सांस भरते हुए बोली, प्लीज ईट मी हबी। वेद नैना की पूरी बॉडी को किस करने लगा। नैना की आहें निकलने लगी। नैना को वेद के साथ शरारत करने में, रोमांसम करने में अच्छा लगता था और उसका मानना था कि उसे अपने पति को खुश रखना चाहिए। वो किसी भी कीमत पर वेद को खोना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे अब वेद से प्यार था। बेइंतहा प्यार। इसलिए नहीं क्योंकि वेद के पास पैसे थे बल्कि इसलिए कि वेद उसका पति था। धीरे धीरे वेद नीचे की ओर बढ़ रहा था और नैना के हाथ उसके बालों में घूम रहे थे। उसकी सांसें तेज थी और वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो रही थी। वेद और नैना के बीच की रात का सन्नाटा धीरे धीरे रोमांचक हो रहा था। दोनों के दिलों में उठते एहसास ने उनके बीच की दूरी को मिटा दिया था। नैना की हल्की मुस्कान और उसकी बातें वेद के मन को छू रही थी। वेद के स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट थी जिसने नैना को और भी करीब ला दिया। वेद की आंखों में वो इश्क था जिसे नैना महसूस कर सकती थी। नैना ने हल्के से उसका हाथ थाम लिया। उसकी सांसों की गर्मी वेद के दिल तक पहुंच रही थी। दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे और इस नजदीकी में एक प्रेम था। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांका, जैसे कुछ शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। इस पल में दोनों की धड़कनें एक हो गई थी और इस खामोश रात में उनकी मौन बातचीत ज्यादा गहरी हो गई थी। वेद ने नैना की क्लीवेज को चूमते हुए उसके पाट पर हाथ फिराया और उसके पाट को होठों से छू लिया। नैना से अब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने आहें भरते हुए कहा, हब्बी प्लीज। वेद ने नैना की बात मान ली और वो धीमे से उसके अंदर इंटर हुआ। वो उसे तकलीफ नहीं देना चाहता था। कुछ देर तक प्यार करने के बाद वेद और नैना ने साथ में शॉवर लिया और फिर डिनर के लिए नीचे आ गए। अगली सुबह वेद ऑफिस के लिए जल्दी निकल चुका था क्योंकि आज की मीटिंग उसके लिए बेहद जरूरी थी। इन दिनों अथर्व अपनी छुट्टी पर था क्योंकि उसकी शादी हुई थी। आउटर अथर्व को अपने बंगलो का सेटअप करने में टाइम लग रहा था। इसलिए विनीत ने इस मीटिंग की पूरी व्यवस्था की थी और वेद को मिलने के लिए जो क्लाइंट आने वाला था वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो अभय कुरेजा था जो बचपन से अमेरिका में रहने के बावजूद एक इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट था। आज वेद से मिलने आ रहा था। अभय का मोटिव अपने नए इंडिया प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट को लेकर वेद से बातचीत करना था। अभय को नहीं मालूम था कि उसके और सान्या के एक्सीडेंट के पीछे वेद की बुआ अंजलि का हाथ था। वहीं वेद की सोच में कुछ अलग ही चल रहा था। अभय कुरेजा के नाम के साथ उसके मन में नाराजगी और गुस्से की लहरें उठ रही थीं। उसे यकीन था कि अभय ने सान्या के साथ मिलकर उसकी छवि को खराब करने की कोशिश की थी। ये पुरानी बात अब तक वेद के दिल में चुभ रही थी और इस मीटिंग से पहले उसकी आंखों में सिर्फ वही घटना तैर रही थी। वेद को वो दिन याद आ गया जब प्रिया ने सान्या गुप्ता का रूप लेकर वेद को फांसने की कोशिश की थी।
अपने ऑफिस में बैठे वेद के मन में सवाल उठ रहे थे, क्या अभय कुरेजा को मेरी नाराजगी का अंदाजा होगा? उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने मुझे उस दिन शर्मिंदा कर दिया था। वेद को यकीन था कि अभय जानबूझकर इस प्रोजेक्ट के बहाने मिलने आ रहा है, ताकि वेद के करीब आ सके और उसके प्लान्स को फिर से अमल में ला सके। और इसलिए वेद ने भी इस बार अभय को अपने जाल में फंसाने के लिए तैयारी कर ली थी, लेकिन वेद इस बात से अनजान था कि असली अभय कुरेजा से तो वो आज मिलने वाला था। इससे पहले जिनसे वो मिला था और जिसे वो गलत समझ रहा था, वो तो ये अभय था ही नहीं, वो तो बहुरूपिये थे। वेद ने अपनी टीम को पहले से ही तैयार कर रखा था, लेकिन उसके दिल में ठंडक थी। वह जानता था कि उसे आज का दिन खास बनाना होगा, न सिर्फ बिजनेस के लिहाज से, बल्कि अपनी पुरानी दुश्मनी को भी संभालने के लिए। यह मीटिंग सिर्फ एक बिजनेस मीटिंग नहीं थी, ये वेद के लिए एक मौका था अपनी पुरानी चोटों का हिसाब लेने का। क्या अभय कुरेजा वाकई दोषी था, या वेद का गुस्सा किसी गलतफहमी का परिणाम था? जब ऑफिस में अभय कुरेजा की एंट्री हुई, वेद की नजरें उससे मिली, लेकिन अभय के चेहरे पर कॉन्फिडेंस और मासूमियत झलक रही थी, मानो उसे इस नाराजगी की कोई खबर न हो। उसने देखा, वेद एक बड़े से मीटिंग हॉल में शानदार काउच पर अकेला किसी किंग की तरह बैठा हुआ था। वेद के ऑफिस में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था, जैसे कुछ हैरान कर देने वाला होने वाला था। जब अभय कुरेजा ने कमरे में कदम रखा, उसकी शख्सियत बिल्कुल अलग थी, सुलझा हुआ, आत्मविश्वास से भरपूर। हेलो मिस्टर कपूर, आई एम अभय कुरेजा, नीस टू मीट यू, अभय ने हंसते हुए कहा। लेकिन वेद को जैसे ये सुनकर शौक लगा। जैसे ही उसने अपना इंट्रो दिया, वेद के मन में शंका की लहर दौड़ गई। ये वही अभय कुरेजा नहीं था जो कुछ समय पहले उससे मिला था। यह कोई और था, उसकी आवाज, हाव भाव और परिचय बिल्कुल अलग थे। वेद ने सर हिलाया और उससे हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो मिस्टर कुरेजा। अभय ने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर वेद, मेरी कंपनी ने अमेरिका में बहुत से प्रोजेक्ट्स किए हैं और अब हम इंडिया में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। मुझे आपकी कंपनी के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए बेहद खास है। मैं चाहता हूं कि हम मिलकर अच्छा काम करें। वेद की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। उसे अभय की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये वो आदमी नहीं था। ये कैसे हो सकता है कि ये साथ दो अभय कुरेजा हो? कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन वह ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। अगर ये असली अभय कुरेजा है, तो फिर वो शख्स कौन था जो पहले उससे मिला था और जिसने उसे धोखा दिया था? अंदर ही अंदर वेद का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। वह कुछ सवाल पूछना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि अभी वक्त सही नहीं है। उसने सोचा कि बेहतर होगा वह इंतजार करे और सिचुएशन को समझे, क्योंकि सामने बैठा हुआ शख्स बहुत ही ऑनेस्ट लग रहा था। वेद ने आखिरकार अभय को बैठने का इशारा किया और कहा, वेलकम मिस्टर कुरेजा। हमें खुशी है कि आप इंडिया में अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। आपकी कंपनी के बारे में बहुत सुना है और इसलिए हम आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। और ये मीटिंग रखा। लेकिन वेद के लहजे में जो अनमनापन था, वह उसकी शंका को साफ दर्शा रही थी। अभय ने अपने फॉर्मल अंदाज में बातचीत शुरू की। वो अपने प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट और उनके प्लान्स के बारे में विस्तार से बताने लगा। वेद ने बड़े ध्यान से सुना, लेकिन उसके मन में चल रहे सवालों की चुभन उसे लगातार परेशान कर रही थी। अभय बात कर रहा था, लेकिन वेद की नजरें उसकी हर हरकत को परख रही थी। बातों ही बातों में अभय कुरेजा ने अचानक कहा, आपसे मिलकर अच्छा लग रहा है मिस्टर वेद। पिछली बार हमारी मुलाकात होटल में तय थी, लेकिन अफसोस मैं और सान्या दोनों ही उस दिन एक्सीडेंट के कारण वहां पहुंच नहीं पाए। मैंने आपके असिस्टेंट अथर्व को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया। वेद के मन में जैसे बिजली कड़की हो। ये सुनते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या आपका और मिस सनाया का एक्सीडेंट हुआ था? उसने हैरानी से पूछा, जबकि उसके दिमाग में तेजी से कुछ कनेक्शन बनने लगे। अभय ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, होटल जाने के रास्ते में हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया था। सान्या को गहरी चोट आई थी और मुझे भी थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, इसलिए हम उस दिन आपसे मिलने नहीं आ सके। मैंने सोचा था कि आपको पता चल गया होगा, और फिर मैंने कांटेक्ट किया तो वो भी नहीं हो पाया। वेद ने देखा ये आदमी ऑनेस्ट लग रहा था। वेद को यकीन हो गया था कि जो शख्स उससे पहले मिला था, वो असली अभय कुरेजा नहीं था और ना ही वो लड़की असली सान्या होगी। फिर कौन थे वो दोनों? यह एक साजिश थी और किसी ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की थी।
वेद के मन में अब कोई संदेह नहीं था कि उस झूठे अभय कुरेजा के पीछे कोई और खेल चल रहा था। नकली लड़की और वो नकली आदमी मिलकर किसी साजिश में शामिल थे और वेद को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस समय वेद ने अपने चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने दी। उसने अभय की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे इस बात का पता नहीं चला था। खैर, मैं खुश हूं कि आप दोनों सही सलामत हो। चलो, अब इस प्रोजेक्ट पर ध्यान देते हैं। लेकिन वेद के दिल में उठ रही बेचैनी बढ़ चुकी थी। वह जानता था कि अब उसे नकली सान्या और उस नकली अभय कुरेजा के बारे में सच पता लगाना होगा। वेद ने अब ध्यान मीटिंग पर देना शुरू किया। प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट की बातचीत खत्म होने के बाद अभय कुरेजा ने अपना लैपटॉप बंद किया और वेद की ओर बढ़ते हुए हाथ मिलाया। थैंक्स फॉर योर टाइम, मिस्टर कपूर। मैं आपके साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए काफी एक्साइटेड हूं। अभय ने मुस्कुराते हुए कहा। वेद ने भी मुस्कान दी, लेकिन उसके मन में अभी भी सवालों का डेरा था। कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी सहजता बनाए रखी। मिस्टर कुरेजा, वेद ने हल्के स्वर में कहा, अगर आपको और मिस सान्या को कोई आपत्ति न हो, तो क्यों न हम इस वीकेंड पर डिनर प्लान करें। शायद हम सबको थोड़ा आराम और रिलैक्स करने का समय मिल जाए। और आप दोनों इंडिया में नए हैं तो आपको भी कुछ नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। अभय ने एक सेकंड के लिए सोचा और फिर अपनी आंखों में चमक लिए जवाब दिया, दैट्स अ ग्रेट आइडिया, मिस्टर कपूर। सान्या और मुझे भी आपसे और आपकी वाइफ नैना से मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। वीड लव टू जॉइन यू गाइस फॉर डिनर। वेद ने एक संतोषजनक मुस्कान दी, लेकिन उसके मन में दूसरे प्लान्स भी थे। वह जानता था कि इस डिनर के दौरान उसे सान्या और अभय से कुछ ऐसे सवाल करने का मौका मिलेगा जिससे वो इस पूरी साजिश का सच जान सके। और सबसे अहम बात, इस बार वो नैना को भी साथ ले जाना चाहता था। नैना की मौजूदगी उसे मेंटली शांति देती थी और शायद उसके होने से वेद को साजिश का कोई सिरा भी मिल सकता था। ग्रेट, वेद ने सहजता से कहा, मैं टाइम और जगह बता दूंगा। लेट्स मेक इट अ मेमोरेबल इवनिंग। अभय ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और फिर अभय कुरेजा वहां से चला गया। जैसे ही अभय बाहर गया, वेद ने अपनी कुर्सी की पीठ से टिकते हुए लंबी सांस ली। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। शायद उसे अपने सवालों के जवाब जल्द ही मिलने वाले थे। अब उसे बस नैना से बात करनी थी और उसे इस डिनर के बारे में बताना था। वो जानता था कि आने वाली शाम आसान नहीं होगी, लेकिन वो किसी भी चुनौती के लिए तैयार था। लेट्स सी, अभय और सान्या, वेद ने मन ही मन कहा, अब सच्चाई को कितने दिन छुपा सकते हो। दूसरी तरफ अभय कुरेजा होटल अरेबियन के अपने कमरे में पहुंचा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आज वेद से उसकी मीटिंग ठीक हुई थी और वेद के मंसूबे से अभय अनजान था। वो जब अंदर जाने ही वाला था, उससे पहले उसने एक व्हाइट लिली का बुके ले लिया। व्हाइट लिली सान्या को बेहद पसंद था। अभय जब अंदर पहुंचा तो देखा, सान्या गुप्ता पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। कमरे में हल्की रोशनी और सुकून भरा माहौल था, लेकिन सान्या के चेहरे पर थोड़ी बेचैनी थी। उसकी नजरें खिड़की से बाहर टिकी थीं, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हो। जब अभय कमरे में दाखिल हुआ, तो उसने प्यार भरी मुस्कान के साथ सान्या की ओर कदम बढ़ा दिया। अभय जानता था कि सान्या क्या सोच रही थी। उसे ऐसे सोचते हुए वो सालों से देख रहा था। हे, मैं आ गया, अभय ने धीमी आवाज में कहा। उसके शब्दों में सुकून था। उसकी आवाज सुनकर सान्या अभय की तरफ पलटी। वो हल्के से मुस्कुराई। तभी अभय ने व्हाइट लिली का बुके उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, ये तुम्हारे लिए मेरी जान, थोड़ा स्माइल तो कर दो। सान्या ने उस बुके को देखा और स्माइल अपने आप ही उभर आई। उसकी जिंदगी में अभय भी व्हाइट लिली की तरह था, उसका फेवरेट और उतना ही सॉफ्ट दिल एक इंसान। सान्या ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी चिंता छिपी नहीं रह सकी। व्हाइट लिली का बुके अपने हाथ में लेकर सान्या ने उसकी खुशबू ली और अभय से पूछा, कैसी रही मीटिंग? क्या मिस्टर कपूर मिले तुम्हें? उसने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। अभय ने जैकेट उतारकर कुर्सी पर डाल दी और सान्या के पास बैठ गया। उसने सान्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, मीटिंग अच्छी रही, लेकिन लगता है कि हमसे कोई गलती हुई है। मुझे ऐसा लगा कि मिस्टर कपूर का बिहेवियर थोड़ा रुखा था, शायद इसलिए क्योंकि हम पिछली बार होटल में नहीं मिल पाए थे। लेकिन मैंने उसे सब बता दिया और लगता है वो अब समझ गए हैं। मिस्टर कपूर ने हमें इस वीकेंड डिनर पर इनवाइट किया है। डिनर? सान्या ने हैरानी से पूछा। उसकी आंखों में अब भी हल्की चिंता थी। वो बोली, वो अचानक डिनर क्यों करना चाहते हैं? अभय ने हंसते हुए कहा, शायद उसे हमारी मुलाकात सही से नहीं होने का खेद है। इसमें कुछ गलत नहीं है।
वो बस बिजनेस की फॉर्मेटेज निभा रहे होंगे। हमें क्या प्रॉब्लम है? मिस्टर कपूर की कंपनी इंडिया में ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी कमाल करती आई है। इस कंपनी से जुड़ना हमारे लिए काफी अच्छी बात है। सान्या ने अपने माथे पर हाथ फेरा और गहरी सांस ली, फिर बोली, लेकिन मिस्टर कपूर ने अचानक हमें डिनर पर बुला लिया। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या वो हमसे कुछ चाहते हैं? अभय ने सान्या को भरोसा दिलाते हुए कहा, नहीं, तुम बेकार चिंता कर रही हो। मिस्टर कपूर को हमसे कोई परेशानी नहीं है। वो एक प्रोफेशनल है और हम भी। ये सिर्फ बिजनेस की बात है। शायद वो प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल्स डिस्कस करना चाहते हो। सान्या थोड़ी देर चुप रही, फिर सिर हिलाकर बोली, ठीक है, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ, लेकिन डिनर थोड़ा अचानक लगा। अभय ने हंसते हुए कहा, वेद एक बिजनेस टाइकून है, उसके पास ऐसे वक्त में फैसले लेने की आदत है। हमें भी इस डिनर को एक अच्छे मौके की तरह लेना चाहिए। शायद ये हमारे लिए फायदेमंद साबित हो। वैसे भी इस तरह क्या पता तुम्हें भी मिस्टर कपूर की ओर से अपने फैशन इंट्रीज के लिए कुछ करने का मौका मिल जाए। मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहिए। तुम यहाँ पर एक फैशन शो क्यों नहीं रखती? लोग भी अट्रैक्ट होंगे, तुम्हारा नाम भी होगा और तुम्हारी डिजाइन्स के बदौलत तुम यहाँ अपने पैर जमा पाओगी। सान्या ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अभय की ओर देखा। उसकी चिंता कुछ कम हो गई थी। उसे अच्छा लगा कि अभय उसकी बात समझता था और उसे भी। वो मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, इस बारे में सोचती हूँ। और हाँ, हम डिनर के लिए भी जाएंगे। लेकिन वादा करो, तुम ध्यान रखोगे कि सब सही हो। अभय ने उसके हाथ को प्यार से दबाया और कहा, वादा रहा, सब कुछ सही रहेगा। दोनों एक दूसरे को समझने वाले तरीके से मुस्कुराए और इस डिनर को एक नया मौका मानते हुए वे इसके लिए तैयार हो गए। जिस सच के पीछे सान्या सालों से भाग रही थी, वो सच नैना के रूप में उसके सामने आने वाला था। लेकिन क्या सान्या नैना को पहचान पाएगी? शालीमार बंगलो। रात हो चुकी थी और अथर्व और रिद्धिमा की शादी हुए 2 दिन हो चुके थे। अथर्व के सर पर चोट लगने से रिद्धिमा परेशान थी और वो नहीं चाहती थी कि अथर्व अपने काम पर जाए। रिद्धिमा अपने कमरे में थी और खुद को काफी अकेला महसूस कर रही थी। उसकी लाइफ में अब ना जॉब थी, ना कोई काम। उसे कहीं आना जाना भी नहीं था और वो अब काफी परेशान होने लगी थी। वो चुपचाप गुमसुम सी बैठी थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा किसी ने खोला। रिद्धिमा ने पलट कर देखा, अथर्व आया था। अथर्व से नजर मिली तो रिद्धिमा से पूछा, कैसी है तबीयत? अथर्व ने उसके सवाल को सुना और कबर्ड के पास जाकर एक फाइल निकालते हुए बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या तुम ठीक हो? रिद्धिमा ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, मैं भी ठीक हूँ। अथर्व ने अब कुछ नहीं कहा और वहां कमरे से स्टडी रूम में जाने लगा। उसकी पीठ रिद्धिमा की तरफ थी। रिद्धिमा उससे कुछ कहना चाहती थी लेकिन फिर उसने कुछ नहीं कहा। अथर्व वहां से स्टडी में चला गया। वो टेबल पर बैठकर लैपटॉप पर काम करने लगा। अथर्व को ध्यान नहीं था कि रिद्धिमा जाने कब उसके पीछे आकर दरवाजे के पास खड़ी अथर्व को ही देख रही थी। उसने देखा कि अथर्व अपने सर को अपनी उंगलियों से हौले से दबा रहा था। उसे दर्द हो रहा था। रिद्धिमा ने एक नज़र उस पर डाली और फिर वहां से चली गई। कुछ देर बाद वापस जब रिद्धिमा स्टडी रूम में आए तो उसके हाथ में हल्दी वाले दूध का ग्लास था। अथर्व। रिद्धिमा ने अथर्व का नाम पुकारा। उसकी धीमी आवाज सुनकर भी अथर्व की धड़कन तेज हो गई। आखिर रिद्धिमा उसके कमरे में आई थी। उसने पलटकर देखा तो रिद्धिमा के हाथ में दूध का ग्लास था। वो कंफ्यूज हो गया। तभी रिद्धिमा उसके सामने दूध का ग्लास करते हुए बोली, दूध पी लो, सर दर्द आराम हो जाएगा। रिद्धिमा के इतना कहने पर अथर्व ने देखा। अथर्व मुस्कुरा दिया। उसे अपने दिल में बहुत अच्छा फील हुआ। आज उसके लिए रिद्धिमा दूध ले आई थी। भले ही रिद्धिमा उससे प्यार नहीं करती थी लेकिन उसे अथर्व की फिक्र थी और अथर्व ये बात समझ रहा था। वो इसी बात से खुश हो रहा था। उसने रिद्धिमा के हाथ से दूध का ग्लास ले लिया और स्माइल करते हुए बोला, थैंक यू सो मच रिद्धि। रिद्धि। सुनते ही रिद्धिमा ने उसकी तरफ देखा। अथर्व हड़बड़ा गया और जल्दी से अपनी बात को सुधारता हुआ बोला, मेरा मतलब रिद्धिमा। रिद्धिमा ने नजर झुका ली। अथर्व ने तिरछी नजर से देखा और एक सांस में ही पूरा दूध पी गया। उसकी इस हरकत पर रिद्धिमा हल्के से मुस्कुरा दी लेकिन अथर्व से छिपकर। अथर्व ने दूध पीकर उसके ग्लास उसके हाथ में दे दिया और बोला, टेस्टी था। उसकी बात सुनकर रिद्धिमा ने उसकी ओर देखा। अथर्व ने नजर फेर ली। दोनों के बीच फिर खामोशी फैलने लगी कि तभी रिद्धिमा ने खामोशी को तोड़ा और बोली, अथर्व, मैं अपने लिए जॉब ढूंढना चाहती हूँ, अगर तुम मुझे परमिशन दो तो। परमिशन? ये तुम किस तरह की बात कर रही हो रिद्धिमा?
रिद्धिमा की बात से अथर्व हैरान हो गया था। रिद्धिमा ने सर घुमाया और दूर शून्य में देखते हुए बोली, नाउ आई एम मैरिड एंड आई विल डू व्हाटएवर यू से। अथर्व मानो सन रह गया। उसने सर हिलाया और थोड़े गुस्से से बोला, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? रिद्धिमा, तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हें मेरे परमिशन की जरूरत कब पड़ गई? तुम मेरी वाइफ हो, मेरी गुलाम नहीं। मैंने तुमसे शादी की है ताकि तुम्हारी प्रॉब्लम्स में तुम्हारा सहारा बनूं और तुम्हें सारी खुशियां दूं। इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें कैद करूं और तुम्हें हर चीज के लिए मुझसे पूछना पड़े। अपनी बात कहते हुए जाने कब अथर्व ने रिद्धिमा के दोनों कंधों को पकड़कर अपनी तरफ कर लिया था और उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे बात कर रहा था। अथर्व की बात सुनकर रिद्धिमा भी बस उसकी तरफ देखे जा रही थी। ये आदमी जो अब उसका पति था, वो कितना सुलझा हुआ इंसान लग रहा था। रिद्धिमा कुछ देर बस उसे देखती रही। तभी अथर्व ने खुद को संभाल लिया और फिर बोला, ठीक है, इन बातों को जाने दो। आज के बाद मुझसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है रिद्धिमा। मैंने तुमसे शादी करके तुम पर एहसान नहीं किया है। मैंने तुमसे शादी की क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता था। मैं तुमसे प्यार। अथर्व अचानक से चुप हो गया। उसने एक नजर रिद्धिमा को देखा और फिर रिद्धिमा को वहां छोड़कर चला गया। लेकिन उसकी हरकतें रिद्धिमा के दिल पर दस्तक दे रही थी। एक तरफ उसका प्यार था निखिल, जिसे उसने सालों से प्यार किया था, और एक तरफ उसका पति था, जो उस अनजान था फिर भी हर वक्त उसकी मदद करता था। मूनलाइट विला। नैना खुश थी और अपने कमरे में बैठी कवर्ट सेट कर रही थी। वेद ने जैसे ही विला में कदम रखा और ऊपर कमरे में गया, उसने देखा कि नैना अपने कमरे में कपड़े समेट रही थी। पूरे बिस्तर पर अजीबोगरीब कपड़े थे। कमरे में ब्राइट सी रोशनी थी और नैना की शांत और ध्यानमग्न सी मुद्रा वेद को हमेशा की तरह सुकून दे रही थी। वेद ने अपने टाई को ढीला करते हुए कमरे में धीरे से कदम रखा और नैना के पास जाकर उसे पीछे से हल्के से छू लिया। नैना लगभग उछलते हुए चिल्ला पड़ी। अरे तुम तो डर गई, वेद ने नैना को अपनी बाहों में भरते हुए कहा। वेद की आवाज सुनकर नैना उसकी तरफ मुड़ गई और वेद के सीने पर मुक्का मारते हुए बोली, तुमने मुझे डराया क्यों? तुम ऐसे अंदर आए जैसे कोई चोर घुस आया हो। अच्छा, तो मैडम को डर भी लगता है? ये नई बात पता चली है। मुझे तो लगा था मेरी वाइफ काफी बोल्ड है। उसे किसी से कोई डर नहीं लगता है। वेद ने नैना को चने के झाड़ पर चढ़ाने की कोशिश की और नैना चढ़ भी गई। वो मुस्कुराते हुए अपने कॉलर को सही करने के अंदाज में बोली, हाँ, मैं तो जन्म से ही बोल्ड और सेक्सी हूँ। क्या तुम्हें मैं कल रात उसका नमूना नहीं दिखाया था? नैना ने वेद को देखकर एक आंख ब्लिंक कर दी। वेद को पिछली रात याद आ गई। वो नैना को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम दिन बी दिन काफी बोल्ड होती जा रही हो। मुझे डर है कि मुझे मेरा स्टेमिना बढ़ाने की जरूरत है, तभी तो तुम्हें सेटिस्फाई कर पाऊंगा। वेद ने बात खत्म की और हल्के से नैना के होठों को कैद कर लिया और उसे स्मूच करने लगा। नैना ने आंखें बंद कर ली। कुछ देर के किस के बाद वेद नैना से दूर हो गया। नैना मुस्कुराए और उसने वेद के कोट को उतारते हुए पूछा, तो कैसा रहा आज का दिन? वेद ने नैना के सवाल को सुना और फिर वेद ने अपनी आवाज में हल्की गंभीरता लाते हुए कहा, आज का दिन अच्छा था, लेकिन तुम्हें कुछ बताना है। नैना ने मुड़कर उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम इतने सीरियस क्यों हो? ये पूछते हुए नैना फिर कपड़ों को समेटने में लग गई। वेद ने एक गहरी सांस ली और नैना की आंखों में देखते हुए कहा, इस वीकेंड पर हमें अभय कुरेजा और सान्या के साथ डिनर पर जाना है। नैना ने कपड़े समेटते हुए ठहराव महसूस किया। उसकी आंखों में हल्की सी एक्साइटमेंट जाग उठी। वो सोचते हुए बोली, अभय कुरेजा, वो बिजनेसमैन जिसने अमेरिका में काम किया है ना? जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। वेद ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ वही, मैं उससे आज मिला। उसके साथ कुछ पुराने मामले भी जुड़े हुए हैं, लेकिन मैंने उसे और उसकी पार्टनर सान्या को डिनर के लिए बुलाया है। सान्या दीदी? अचानक नैना के मन में एक आवाज उभरी, लेकिन अगले ही पल वो आवाज गायब हो गई। नैना ने थोड़ी देर तक चुप रहते हुए सोचा, फिर उसकी आंखों में चमक आई। उसने वेद की तरफ देखा और अपने मन में आए आवाज को खुद से दूर करते हुए बोली, वेद, अगर हम सिर्फ डिनर ही नहीं रखते, बल्कि एक छोटी सी गैदरिंग भी रख लेते। कुछ बिजनेस पार्टनर और उनके पार्टनर भी आ सकते हैं। ये एक शानदार मौका हो सकता है बिजनेस नेटवर्किंग के लिए। और फिर मैं भी तुम्हारे जान पहचान के लोगों से मिलना चाहती हूँ। वेद ने नैना की ओर देखा। उसकी स्मार्ट सोच हमेशा की तरह उसे प्रभावित कर रही थी। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ये तो कमाल का आइडिया है। तुम सच में हमेशा मुझे हैरान कर देती हो। तुम ऐसे आइडियाज कहाँ से लाती हो?
नैना उसकी तारीफ पर थोड़ी शर्माई, लेकिन उसकी नजरें वेद के चेहरे पर टिकी रहीं। वेद ने सर हिलाया और बोला, फिर ठीक है, हम इसे एक छोटी सी पार्टी में बदल देते हैं। रिद्धिमा, अथर्व और बाकी बिजनेस पार्टनर्स को भी बुला लेते हैं। वेद ने नैना के पास आकर उसे पास से अपनी बाहों में पकड़ते हुए कहा, तुम इतनी टैलेंटेड क्यों हो? इसी वजह से मैं तुम पर इतना भरोसा करता हूँ। वेद ने उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसकी ओर झुकते हुए कहा, पता है वाइफी, तुम्हारे साथ हर चीज बेहतर हो जाती है। नैना उसकी इस करीबियत से थोड़ी घबराई, लेकिन फिर उसने वेद की आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं समझ गई, लेकिन अब तुम्हें ये पार्टी परफेक्ट तरीके से होस्ट करनी होगी, मिस्टर वेद। वेद ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे साथ जो भी प्लान बनता है वो परफेक्ट ही होता है। वेद के मन में उसके प्लान्स के बारे में कई बातें चल रही थी, लेकिन उसने नैना से कुछ नहीं कहा। वो चाहता था कि पहले सब कुछ ठीक हो जाए और फिर उसे बताकर सरप्राइज दे। वेद ने धीरे से नैना को अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, इस वीकेंड की पार्टी कुछ खास होगी, लेकिन उससे पहले आज की रात खास होनी चाहिए। आई वॉन्ट टू टेस्ट यू। छोड़ो भी, मैं आज रेडी नहीं हूं। नैना ने वेद को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा। ऐसा है? वेद ने मुस्कुराते हुए नैना की तरफ देखा, उसकी आंखों में शरारत की चमक थी। उसने धीरे से नैना का हाथ पकड़ा और अपने हाथ को उसके पतली सी कमर पर कस दिया, फिर अपने पास खींचते हुए कहा, आज की रात मैं बस तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहता हूँ नैना, किसी और बात की फिक्र नहीं, सिर्फ तुम और मैं। तुम इतनी प्यारी हो, मुझे कुछ और करने का मन ही नहीं करता। वेद ने नैना की मुलायम कमर पर अपनी पकड़ को मजबूत किया और हौले से छूने लगा। वेद की उंगलियों को अपनी कमर पर महसूस करते हुए नैना की पलकें अपने आप ही बंद हो गई। वहीं वेद ने नैना से कहा, तुम बहुत प्यारी और खूबसूरत लग रही हो मेरी जान, जी करता है मैं तुम्हें किस कर लूं। वेद की बात सुनकर नैना को गुदगुदी महसूस हुई। नैना उसकी आंखों में झांकते हुए हल्की सी शरारत से मुस्कुराई। अच्छा, इतनी आसानी से नहीं मिस्टर कपूर, मुझे देखना है तुम कितना चाहते हो मुझे। वेद उसकी बात पर हंस पड़ा, उसकी मुस्कान गहरी हो गई। उसने भौहें चढ़ा ली और बोला, अच्छा ये बात है, ठीक है, फिर आज तुम्हें साबित करके दिखा दूंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। कहो तो आज की रात हम कुछ नया ट्राई करें। नैना ने उसकी पकड़ से खुद को धीरे से छुड़ाया और शरारत से एक कदम पीछे हटते हुए कहा, पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ मिस्टर कपूर, ट्राई बाद में करना। नैना की शरारत से वेद की मुस्कान और गहरी हो गई। वो हंसते हुए बोला, तो तुम मेरे साथ खेल खेलना चाहती हो? चलो फिर देखते हैं कौन किसे पकड़ता है। नैना बेड के चारों तरफ दौड़ने लगी, हंसते हुए उसकी ओर देखती रही। उसकी आंखों में शरारत थी और वेद उसकी मासूमियत और चंचलता में पूरी तरह खो गया। वो तेजी से उसके पीछे भागने लगा, लेकिन नैना जानबूझकर उसे चिढ़ाते हुए दूर हो जाती थी। जब वेद को लगता कि वो नैना को अब पकड़ लेगा, नैना वहां से भाग जाती। काफी देर तक कमरे में इधर उधर भागने के बाद वेद के सेंस के लिए रुक गया। नैना ने उसे देखा तो वो भी हंसते हुए रुक गई। नैना ने शरारत से हंसते हुए कहा, अरे इतनी जल्दी हार मान ली। वेद हंसते हुए उसकी ओर हाथ बढ़ाता और फिर खुद को रोक लेता, जैसे उसे और परेशान करना चाहता हो। नैना की बात सुनकर वो मुस्कुराते हुए बोला, हार? वेदांश कपूर हार नहीं मानता। मिसेज कपूर, क्या तुम्हें ये पता नहीं होना चाहिए? नैना फिर भागी और इस बार वेद ने उसे झपटते हुए पकड़ लिया। उसकी पकड़ हल्की थी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक इरादा था। उसने नैना को अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, अब कहाँ जाओगी, भागने वाली वाइफी? नैना ने उसकी आंखों में देखते हुए हंसते हुए कहा, शायद कहीं और, अगर तुमने छोड़ दिया तो। वेद ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसके कानों के पास बोला, नहीं छोड़ने वाला, आज नहीं, पकड़ में आ ही गई हो, तो आज मैं दिखाऊंगा कि मैं तुम्हें ज्यादा प्यार करता हूं। वेद की बातों को सुनकर नैना की सांसें थोड़ी तेज हो गईं, लेकिन उसकी शरारत अभी भी बाकी थी। वो शरारत से मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ये बताओ, क्या करोगे अगर मैं फिर भागने की कोशिश करूं? वेद ने उसे और करीब खींचते हुए अपनी बाहों में भर लिया और मुस्कुराया, फिर तुम्हें हमेशा के लिए पकड़ लूंगा, कभी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। ऑफिस भी साथ ले जाऊंगा, शॉवर के लिए भी साथ ले जाऊंगा, इवन टॉयलेट भी साथ ले जाऊंगा। छी, तुम कितनी गंदी बात करते हो। नैना ने मुंह बना लिया, लेकिन वेद की बातों में जो गंभीरता और प्यार था, उसने नैना के दिल की धड़कन बढ़ा दी। दोनों के बीच का ये पल बेहद रोमांटिक हो गया था। वेद ने उसकी आंखों में देखते हुए उसे धीरे से बेड पर लिटाया, लेकिन उसका अंदाज बेहद प्यार भरा था।
अब तुम मेरे पास से नहीं जा सकती, वेद ने हल्की आवाज में कहा। उसकी आंखों में प्यार और शरारत दोनों झलक रहे थे। नैना ने हंसते हुए कहा, और अगर मैं फिर भाग जाऊं? वेद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हें पकड़ने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। अभी तो बताया है ना? अच्छा फिर पकड़ो मुझे। नैना मस्ती के मूड में थी। वो एक बार फिर वेद को चकमा देकर उसकी बाहों से निकल भागी। वहीं वेद नैना को पकड़ने की कोशिश में और तेज हो गया। नैना उसकी तरफ हंसते हुए पीछे भाग रही थी, लेकिन अचानक उसका पैर बेड के कोने से टकरा गया। नैना हल्के से आह कहकर गिरने लगी। वेद की आंखें फौरन चिंता से भर गईं। वो झट से आगे बढ़ा और नैना को संभाल लिया। उसकी हंसी अब चिंता में बदल गई थी। तुम्हें चोट लग गई क्या? वेद ने गुस्से से और प्यार भरी आवाज में कहा। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। ये लड़की हमेशा मुसीबत में पड़ जाती थी। नैना ने हल्का सा सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ खास नहीं वेद, मैं ठीक हूं, मुझे कोई चोट नहीं लगी। लेकिन वेद का चेहरा गंभीर था। उसने देखा नैना दर्द में थी। वो गुस्से में प्यार जताते हुए बोला, तुम हमेशा ऐसी शरारतें करती हो नैना, कभी तो सीरियस रहो। क्या जरूरत थी इतना भागने की? वो उसकी एड़ी को देखते हुए हल्के से छूकर दर्द का अंदाजा लगाने लगा। नैना ने अपनी शिकन को छिपाने की कोशिश की और फिर नैना ने हंसते हुए कहा, अरे इतना भी क्या टेंशन, बस हल्का सा टकराया है, तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। लेकिन वेद उसे हल्क डांट लगाते हुए बोला, तुम्हें हमेशा मस्ती सूझती है, और देखो अब चोट खा ली, तुम मानोगी नहीं है ना? उसकी आवाज में चिंता और प्यार दोनों थे। वो फिर उसके पास घुटनों के बल बैठा, नैना की आंखों में देखते हुए फिक्र करते हुए बोला, तुम्हें पता है, तुम्हारी ये शरारतें कभी कभी मुझे पागल कर देती है। उसने गुस्से में उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में वही प्यार था जो हमेशा रहता था। नैना उसके प्यार को और उसकी केयर को महसूस कर सकती थी। इतना प्यार तो उसे कभी नहीं मिला, और वो वेद का प्यार ही तो था जिसके वजह से नैना शरारती होती जा रही थी। नैना ने उसकी ओर मासूमियत से देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं शरारतें नहीं करूंगी तो फिर तुम्हें मुझे पकड़ने का मौका कैसे मिलेगा? नैना के इस बात पर वेद हंस पड़ा, लेकिन फिर भी उसने नैना को प्यार भरी डांट लगाई, तुम बहुत बिगड़ गई हो नैना, और मैं तुम्हारी देखभाल करते करते थक जाऊंगा अगर तुम इसी तरह गिरती भागती रहोगी। तुम्हें जिम्मेदार बनना चाहिए। आखिर तुम मिसेज कपूर हो, मेरी वाइफ। इसलिए शरारतें मत किया करो। नैना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अच्छा तो क्या करोगे अगर मैं और शरारतें करूं? वेद ने उसकी थोड़ी हल्के से पकड़ते हुए मुस्कुराया, फिर तुम्हें और ज्यादा संभालूंगा, ताकि अगली बार तुम्हें चोट न लगे। नैना ने उसके आंखों में देखते हुए इस प्यारी चिंता को महसूस किया। उसने हल्के से उसकी बाहों में खुद को समेट लिया और कहा, अगर तुम मेरी हर शरारत को यूं संभालोगे तो मैं और भी शरारती हो जाऊंगी, फिर मुझे बाद में डांटने मत लग जाना। वेद ने उसकी इस बात पर हंसते हुए कहा, अब कोई शरारत नहीं, पहले तुम्हारी चोट ठीक करूं। और वो उसकी चोट की तरफ ध्यान देने लगा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही प्यार और शरारत छिपी थी। वो नैना को हर चोट, हर दर्द से बचाकर रखना चाहता था। जब से नैना उसकी जिंदगी में पत्नी बनकर आई थी, वेद की जिंदगी भी बदल रही थी। वो टाइम से घर आने लगा था। उसे प्यार पर भरोसा हो गया था। उसे अपनों की कद्र मालूम पड़ने लगी थी और उसे सब कुछ अच्छा लगने लगा था, बिना किसी कारण के। वो प्यार में था, नैना के प्यार में। वेद और नैना ने कुछ देर और बातें की और पार्टी के बारे में प्लान बनाया। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर सुबह की रोशनी धीमे धीमे खिड़की से छनकर आ रही थी। नैना, वेद और रागिनी जी, वो तीनों ब्रेकफास्ट के लिए एक साथ बैठे हुए थे। वेद, नैना और रागिनी जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। रमा आंटी ने नाश्ता पूरी तरह से सजा दिया था। गर्मा गर्म पराठे, मक्खन, ताजे फल और संतरे का जूस। विला में शांति और सेटिस्फैक्शन का माहौल था। रागिनी जी, जो कुछ दिन पहले तक थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रही थी, अब पूरी तरह ठीक लग रही थी। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। नाश्ते के टेबल पर अपनी सास रागिनी जी को दलिया परोसते हुए नैना ने पूछा, मॉम, आपने सुबह की मेडिसिन ले ली ना? हाँ बेटा, ले लिया है। रागिनी जी ने सर हिलाया। जब से वो यहाँ रहने के लिए आई थी, नैना उनका बहुत ख्याल रखती थी। उनकी दवाई, उनका नाश्ता, सब कुछ का। वेद चुपचाप मुस्कुराते हुए अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर रहा था। तभी रागिनी जी ने धीरे धीरे बात शुरू की। वो बोली, वेद, तुम तो जानते ही हो, नवरात्रि शुरू हो चुकी है। उनकी आवाज में एक आस्था भरा लहजा था। और हर साल मैं नवरात्रि में तुम्हारे डैड के साथ मंदिर जाती थी।
लेकिन अब मैं उनके साथ नहीं जा सकती। मैं सोच रही थी कि मंदिर जाना चाहिए। माता रानी का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है, खासकर अब जब इतने बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। मुझे एक संतोष भी मिलता है। उनकी निगाहें प्यार से वेद और नैना पर ठहर गईं। वेद ने देखा कि उसकी मॉम की आवाज में एक दर्द था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मॉम कुछ अलग सोच रही थी। नैना ने अपनी सास रागिनी जी की बात सुनते ही उनके पास बैठते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मॉम। हम जरूर आपके साथ चलेंगे। क्या हुआ अगर आपके साथ अब डैड नहीं है? वो हमेशा आपके दिल में है और आपके साथ हम भी तो है। माता रानी का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। आप जैसा कहेगी हम वैसा करेंगे। नैना की बात सुनकर रागिनी और वेद दोनों मुस्कुरा दिए। नैना ने अपने लिए उन दोनों के दिल में खास जगह बना ली थी। नैना की बात सुनकर वेद ने भी तुरंत हाँ में सिर हिलाया। जी मॉम, मंदिर जाना अच्छा रहेगा। बहुत दिन हो गए मंदिर गए हुए। वैसे भी नवरात्रि का समय माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। रागिनी जी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उनकी आंखों में आस्था की चमक थी। उन्होंने धीरे से कहा, तुम दोनों को देखकर मन को बहुत शांति मिलती है। तुम दोनों के साथ जाने का मन कर रहा था, इसलिए साथ चलने को कहा। उन्होंने एक लंबी सांस ली, जैसे कुछ याद कर रही हो, फिर बोली, तुम दोनों को माता रानी का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। जब मेरी और तुम्हारे डैड की शादी हुई थी तब हम दोनों हर साल माता रानी का आशीर्वाद लेने जरूर जाते थे। नैना ने उनकी बात सुनी तो इमोशनल हो गई। उसने महसूस किया कि रागिनी जी अपने पति को कितना मिस करती थी। नैना को उनके लिए बुरा लग रहा था। उसने रागिनी जी के अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्हें साइड हग किया और बोली, और मॉम, जब हम मंदिर से लौट आएंगे तो मैं आपको शॉपिंग के लिए भी ले जाऊंगी। आप जानती हैं, नवरात्रि के लिए कुछ नए कपड़े और पूजा की चीजें लेना जरूरी है। और मुझे पता है हर साल आप जरूर शॉपिंग के लिए नहीं जाती होगी। आपको सब कुछ घर में ही मिल जाया करता था। आफ्टर ऑल आपके पास एक घुमक्कड़ बहू नहीं थी न, इसलिए। नैना की बात सुनकर रागिनी जी खुलकर हंस पड़ी। वो बोली, बेशक, मैंने कभी भी खुद जाकर शॉपिंग नहीं की है। मेरे मॉम डैड के यहाँ भी और यहाँ ससुराल आने के बाद भी हमारे यहाँ सब कुछ घर पर आ जाया करता था और हमारी माँ तो हमें कहीं बाहर जाने नहीं देती थी। लेकिन अब लगता है कि मेरे भी मौज करने के दिन आ गए हैं। घुमक्कड़ सास बहू की जोड़ी खूब मस्ती करेगी। रागिनी जी का चेहरा खुशी से खिल उठा था। उन्होंने प्यार भरी निगाहों से नैना को देखा। वो आगे बोली, मैं तो सोच रही थी कि कुछ पूजा की चीजें लेनी है और एक नई साड़ी भी लेंगे। हम खूब सारा शॉपिंग करेंगे और तुम मुझे हर वो चीज दिखाना जो शायद मैं बाहर कभी महसूस नहीं किया है। नैना ने उनकी बात सुनी तो हंसते हुए कहा, फिर तो मॉम, मैं आपकी आदत बिगाड़ने वाली हूँ। वेद ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे इस बात से खुशी हो रही थी कि नैना और उसकी माँ के बीच का रिश्ता दिन ब दिन और मजबूत हो रहा था। रागिनी जी ने धीरे से कहा, तुम दोनों के साथ ये नवरात्रि और भी खास हो जाएगी। माता रानी का आशीर्वाद मिल जाए तो जिंदगी की हर मुश्किल आसान हो जाती है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। रमा आंटी, जो अब तक खामोशी से नाश्ता परोस रही थी, बोली, मैडम, आप मंदिर जाइए। यहाँ घर की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। रागिनी जी ने रमा आंटी को बड़े प्यार से देखा। तुम्हारे बिना ये घर नहीं चल सकता, रमा। तुम हमारे लिए कितनी अहम हो, ये मुझे हर दिन महसूस होता है। वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में रमा आंटी, आपके बिना हम सबका क्या होता, ये सोच भी नहीं सकते। रमा आंटी ने हल्के से सिर झुकाते हुए कहा, ये तो मेरा फर्ज है, बेटा। आप लोग बस खुश रहें, यही सबसे बड़ी बात है। वेद और नैना एक दूसरे की तरफ देखते हुए मुस्कुरा उठे। वे जानते थे कि परिवार की ये छोटी छोटी बातें ही परिवार को एक रखती थी। इस पल में सब कुछ सही था, माँ की आस्था, नैना का प्यार और वेद की परवाह। जीवन की बड़ी समस्याओं से इत्र, ये छोटी छोटी खुशियां ही थी जो उनके रिश्ते को और मजबूत बना रही थी। अपने परिवार के साथ वेद वहां बैठा था कि तभी टेबल पर रखा उसका फोन बजने लगा और उस पर जो नाम फ्लैश हुआ वो था सुप्रिया का। नैना की निगाह भी वेद के फोन पर टिक गई थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।